हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज आपके सामने फिर से रूबरू हुए हैं। आपके सामने देख देख रहे हो आप कि अपने एक इतिहास का जो अपने क्रम शुरू किया था उसके अंदर अपने गुजर प्रतिहार पूरा टॉपिक कर चुके हैं। उसके अंदर कोई अपने भूलवश से अगर कोई क्वेश्चन रहा है तो अपने एमसीक्यू लेके आएंगे, पीवाईक्यू लेके आएंगे, उसके अंदर वो कवर कर लेंगे। और आज अपना जो दूसरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा चौहान वंश। कोशिश करेंगे कि अजमेर के चौहान जो है वो एक ही क्लास में अपने पूरा करने करें। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कल भी मैंने बताया था कि अपने सीधी सी बात है, ऐतिहासिक घटना जो ऑप्शन दिया हुआ है अपने सिलेबस के अंदर, उसके अंदर जितने भी आपके राजवंश है वो सारे के सारे पढ़ने हैं। सारे के सारे राजवंश पढ़ने हैं। राजवंश के अंदर जो उनके समय ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी, जैसे कोई सैनिक विद्रोह हुआ या कोई दिल्ली सल्तनत या फिर कोई अपने मुगलों के साथ में जो राजनीति, अपने मुगलों के साथ में राजपूतों के जो संबंध रहे थे, वो सारे के सारे हमें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो उन पे अपने के पुरजोर तरीके से प्रयास करेंगे। और उसके बाद में अपने मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर देख लिया जाए तो अपने एकीकरण भी करना पड़ेगा, प्रजामंडल भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐतिहासिक घटनाओं में ही आती है ये चीजें। ठीक है, और किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, ये सारी की सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और जो छोटी मोटी चीजें जो ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित है वो अपने कवर कर लेंगे। और मैं प्रयास करूंगा कि इन क्लासों के माध्यम से आपको सभी चीजें प्रोवाइड करवाई जाए। अगर कोई भूलवश से रहती है तो अपने क्या एमसीक्यू के अंदर कर लेंगे, उसमें घबराने मत की आवश्यकता नहीं है आपको, है ना। तो अपने प्रतिहार कर चुके हैं, आज शुरू करेंगे, वो करेंगे चौहान। और उससे पहले मैं कह देता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने नया विजिट किया है इस चैनल के ऊपर तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सभी क्लासेज आपको क्या है यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है किसी भी विषय को लेकर। और खास रूप से अपने देखा जाए तो अपने क्या है कि फोर्थ ग्रेड को लेकर पूरा डेडिकेशन किया हुआ है हमारी टीम ने, अभिनय, ये जो अपना अभिनय कैरियर एकेडमी है इसके द्वारा। ठीक है, और अपने बात कर लें कि जितनी भी क्लासें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब करें, टोटल आप जितनी भी वीडियो वो देखें। और मैं मान के चलता हूं कि आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगी क्लासें। अब ज़्यादा समय जाया न करते हुए आगे बढ़ते हैं। और ये जो क्लासेस की पीडीएफ है वो सारी की सारी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी। तो टेलीग्राम का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जाके वहां से क्या है उस टेलीग्राम चैनल को आप कर लो ज्वाइन। वहां से आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएंगी। और कोई भी दिक्कत हो तो नंबर आपको दिए हुए हैं सर के, आप उस पर व्हाट्सएप के द्वारा आप अपनी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करवा सकते हो। ठीक है, तो अपने अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज क्या करेंगे। आज अपने जो क्लासेज रहेंगी, आज जो अपनी क्लासेज रहेंगी वो रहेंगी चौहान वंश को लेकर। देखिए, चौहान वंश की बात कर लें तो मैंने आपको कल बताया था कि अग्निकुंड का जो सिद्धांत है अपने चंद्रप्रदायी के द्वारा जो अपने ग्रंथों के अंदर बताया गया है कि अग्निकुंड सिद्धांत के अंदर गुरु विशिष्ट द्वारा जो क्या किया गया था, यज्ञ किया गया था। क्योंकि उपद्रवियों द्वारा क्या किया जाता था, उनके यज्ञ के अंदर क्या किया जाता था, विघ्न डाला जाता था। तो उन चीजों से उभरने के लिए क्या है, 4 योद्धाओं का जन्म हुआ था अग्निकुंड से। ठीक है, और उन 4 योद्धाओं में प्रतिहार, सबसे पहले प्रतिहार, फिर परमार, फिर चालुक्य और चौहान, ये 4 ही थे। अब यहां से प्रश्न कैसे बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सा अग्निकुंड सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो 4 में से कोई एक दे, 4 में से कोई एक नहीं देगा, और जो नहीं देगा वही आपका उत्तर होगा। और आपको बताया कि अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार उसमें चौहान भी थे। और अग्निकुंड सिद्धांत का सबसे अच्छे वाला, सबसे शक्तिशाली
जो योद्धा हुआ था वो चौहान ही हुआ था। इन चारों में सबसे शक्तिशाली जो योद्धा माना गया है अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार वो चौहान ही है। उन्हीं चौहानों की बात करते हैं। चौहानों की बात कर ले तो पूरे राजस्थान के अंदर चौहानों की बात कर ले तो अपने सांभर के अंदर इन्होंने शाकंभरी के अंदर अजमेर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, कोटा के चौहान, नाडोल के चौहान, जालोर के चौहान, बूंदी के चौहान, सिरोही के अंदर चौहान, यानी कि राजस्थान की विभिन्न विभिन्न जगहों पर इन्होंने क्या किया, राज किया है। जैसे कोटा के अंदर रहे तो वो हाड़ा चौहान कहलाए, क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र को वो टच एरिया है, क्योंकि मालवा का जो टच एरिया है हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ा क्षेत्र कहलाया। और अपने सिरोही के अंदर देवड़ा चौहान कहलाए, सिरोही के अंदर देवड़ा चौहान कहलाए। अलग अलग जगह पर इनको अलग अलग नाम दिया गया थे ये चौहानी। आज अपने जो शुरू करेंगे वो करेंगे चौहान। चौहानों के अंदर सबसे पहले अपने जो शाखा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अजमेर के चौहान, शाकंभरी के चौहान पढ़ा जाता है। सांबर झील के इर्द गिर्द बसे हुए जो क्षेत्र के अंदर वो रहते थे। फिर अपने बात करेंगे उससे पहले पूर्णतः अपने क्या है कि मोटा मोटी चौहानों की जानकारी किन स्रोतों से मिलती है और इनको जो माना जाता है कि ये जो इनका जन्म है ये किस वंश के हैं, किस वंश के माने जाते हैं, उससे संबंधित अपने बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं, कल भी बात की थी अग्निकुंड का सिद्धांत जिसमें 4 योद्धा थे, उसकी बात कर लेते हैं। और इसके ऊपर अपने कल चर्चा कर चुके थे लेकिन अपने एक बार और देख लेते हैं। देखिए अग्निकुंड सिद्धांत को जो सिद्ध करने वाला व्यक्ति था वो था कौन, चंद्रप्रदायी। चंद्रप्रदायी पृथ्वीराज चौहान तृतीय का क्या था, दरबारी कवि था, उसका घनिष्ठ मित्र भी था। उसके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज विजय अलग है, पृथ्वीराज रासो अलग है। पृथ्वीराज विजय चंद्रप्रदायी द्वारा लिखी गई है, पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदायी, और पृथ्वीराज विजय जो है जयानक कवि द्वारा लिखी गई है। जो पृथ्वीराज विजय के अंदर पृथ्वीराज चौहान तृतीय के विजयों का उल्लेख नहीं मिलता, दूसरे युद्ध का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। तो पृथ्वीराज विजय आ सकता है, पृथ्वीराज चौहान की विजयों का उल्लेख किस ग्रंथ में नहीं मिलता। तो याद रखना पृथ्वीराज विजय जो कि जयानक कवि द्वारा लिखा गया था उसके अंदर नहीं मिलता है। पृथ्वीराज रासो में जो अपने 1192-93 के अपने 1191-92 के अंदर जो युद्ध हुए थे, ठीक है, उनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो अपने बात कर लेते हैं, आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं आगे। तो देखिए कि अग्निकुंड का जो सिद्धांत है वो पृथ्वीराज रासो के अंदर अपने क्या है, इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके अनुसार चौहानों की उत्पत्ति मानी गई है किससे, अग्निकुंड से मानी गई। तो अग्निकुंड का सिद्धांत जो है इसको जो सिद्ध करने वाला व्यक्ति था वो कौन सा था, चंद्रप्रदायी था। और चंद्रप्रदायी ने अपने पृथ्वीराज रासो में क्या किया, इसका उल्लेख में किया है। ठीक है, तो ये अग्निकुंड का सिद्धांत अग्निकुंड से माना गया है। इनकी उत्पत्ति किससे मानी गई है, अग्निकुंड से मानी गई है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, सूर्यवंशी की बात कर लेते हैं। सूर्यवंशी मैंने बताया था, सूर्यवंशी भगवान रामचंद्र जी को समर्पित, यानी कि जो भगवान रामचंद्र जी थे वो क्या थे, सूर्यवंशी तो थे। और राम के प्रतिहार कौन थे, जालोर के चौहान, बताया मैंने, नागभट्ट प्रथम। तो सूर्यवंशी कौन मानता है जी, आप देखिए कि सूर्यवंशी जो मानते हैं वो कौन मानते हैं। देखिए सूर्यवंशी की बात कर ले तो देखिए देखिए हमीर महाकाव्य एक ग्रंथ है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको ग्रंथ भी याद हो जाएंगे। देखिए हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य, ठीक है। और हमीर महाकाव्य लिखा गया था नयन चंद्र सूरी द्वारा। इसके द्वारा लिखा गया नयन चंद्र सूरी। हमीर महाकाव्य में नयन चंद्र सूरी कहता है ये तो सूर्यवंशी है, ये तो क्या है, सूर्यवंशी है। देखो हमीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी महाकाव्य, महान है क्या, आंखें, नयन, नयन ऊंचे यानी कि महान। ठीक है, तो हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी क्या कहता है, सूर्यवंशी। सूर्यवंशी किसमें बताया गया है, हमीर महाकाव्य के अंदर बताया गया है, नयन चंद्र सूरी की रचना है। उसके बाद में आता है पृथ्वीराज विजय, इंपॉर्टेंट है भाई। अब पृथ्वीराज रासो तो क्या कहता है, पृथ्वीराज रासो तो क्या कहता है, पृथ्वीराज रासो तो कहता है साहब अग्निकुंड। लेकिन पृथ्वीराज विजय जो कि जयानक की रचना है ये क्या कहता है, सूर्यवंशी। इंपॉर्टेंट है भाई, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि एक जैसे नाम आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे फंसाने की वो क्या करेगा, प्रयत्न करेगा। और आपको क्या है इन चक्रों के अंदर नहीं पड़ना है, सीधी सी बात है। ठीक है जी,
जयानक की रचना है। हमीर महाकाव्य किसकी रचना है? नयन चंद्र सूरी की रचना है। ठीक है जी। उसके बाद पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? किसकी रचना है? अपने जयानक की रचना है। हमीर रासो जोधराज की रचना है। तो याद रखना, हमीर रासो जोधराज की, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी की, जयानक की रचना है पृथ्वीराज विजय। ये तीनों ग्रंथ जो कहते हैं सूर्यवंशी। अच्छा, हमीर रासो किसकी है? हमीर रासो किसकी है भाई? जोधराज की रचना है। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी की रचना है। पृथ्वीराज विजय जयानक की रचना है। ये तीनों कहते हैं सूर्यवंशी। पृथ्वीराज रासो कहता है अग्निकुंड सिद्धांत। क्या कहता है? अग्निकुंड सिद्धांत। क्लियर है बात? अपने देख लीजिए वापिस, ठीक है ना। अब अपने आगे बढ़ते हैं। देखिए, सूर्यवंशी बताया किसने? हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय और हमीर रासो। अग्निकुंड बताता है पृथ्वीराज रासो। अब सूर्यवंशी क्षत्रिय किसने बताया? सूर्यवंशी क्षत्रिय हीराचंद ओझा। किसने बताया? हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। GH ओझा क्या कहता है? ये तो क्षत्रिय है। और क्षत्रिय भी कौन से? सूर्यवंशी क्षत्रिय है। ये कैसे हैं? सूर्यवंशी क्षत्रिय है। अब बात कर लेते हैं अपने किसकी? अब बात कर लेते हैं कि इनको ब्राह्मण किसने बताया? ये ब्राह्मण भी तो हो सकते हैं। तो ये जो फैक्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण वाला फैक्ट जो है, देखिए कैसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक शिलालेख था 1170 ईस्वी के अंदर, इसको उत्कीर्ण किया गया। और ये शिलालेख था बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। बिजोलिया किसान आंदोलन भी तो वहीं हुआ था, तो बिजोलिया शिलालेख भी वहीं होगा। संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया था ये। देखिए, बिजोलिया शिलालेख में बताया गया है कि ये जो चौहान है, ये क्या है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। सीधी सी बात है, ब्राह्मण है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, ये शब्द लिखा गया है बिजोलिया शिलालेख के अंदर। क्या लिखा गया है? वत्स गोत्रे भूत। क्या लिखा गया है? वत्स गोत्रे भूत। मैंने सीधा लिख दिया वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, और बिजोलिया शिलालेख में लिखा गया है वत्स गोत्रे भ्रू, वत्स गोत्रे भूत। ठीक है, आगे बात समझ में। ये लिखा गया है किसमें? बिजोलिया शिलालेख में। लिखा हुआ ना कि बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का है। सोमेश्वर देव चौहान राजा पढ़ेंगे अपने एक। सोमेश्वर देव चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता। सोमेश्वर देव चौहान के समय का ये बिजोलिया शिलालेख है। और इसके आधार पर डॉक्टर दशरथ शर्मा, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बिजोलिया शिलालेख के आधार पर किनको? चौहानों को क्या बताया? वत्स गोत्रीय भूत, यानी कि वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। दशरथ शर्मा, शर्मा जी क्या बताएंगे? ब्राह्मण। शर्मा जी खुद ब्राह्मण, तो शर्मा जी क्या बताएंगे? ब्राह्मण बताएंगे। और कौन से शर्मा जी? 10 वाले शर्मा जी। कौन से शर्मा जी? 10 वाले शर्मा जी। दशरथ शर्मा क्या कहते हैं? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। ठीक है जी। और भंडारकर ने भी इनका साथ दिया। डॉक्टर भंडारकर नाम का एक व्यक्ति था, उसने भी साथ दिया कि ये क्या है? चौहान ब्राह्मण है। दशरथ शर्मा की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? द अर्ली चौहान डायनेस्टीज। इंपॉर्टेंट है भाई, द अर्ली चौहान डायनेस्टीज, इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीजें पूछ लेता है। क्योंकि जितने भी उल्लेख मिलते हैं दशरथ शर्मा के, वो यहीं पे मिलते हैं चौहानों के बारे में। द अर्ली चौहान डायनेस्टीज, चौहानों पर अकेली अपनी एक पुस्तक लिख दी इसने बंदे ने। तो चौहानों के इतिहास में इसका कितना योगदान रहा होगा? इसका दशरथ शर्मा का, दशरथ शर्मा का जो उल्लेख मिलता है, जो उल्लेख किया था चौहानों का, वो द अर्ली चौहान डायनेस्टीज में किया। अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने ये पढ़ा कि अग्निकुंड सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, कौन उल्लेख करता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी कवि था कौन? चंद्रप्रदायी। और चंद्रप्रदायी द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया, और उस ग्रंथ का नाम क्या था? बताइए, उस ग्रंथ का नाम क्या था? उस ग्रंथ का नाम है साहब आपका रासो। कौन सा रासो? पृथ्वीराज रासो। लेकिन विजय कौन सी? पृथ्वीराज विजय।
विजय में क्या बताया गया, सूर्यवंशी। अब देख लीजिए अग्निकुंड में बताते हैं पृथ्वीराज रासो, सूर्यवंशी बताया गया मीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज रासो। मीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, पृथ्वीराज विजय जयानक और मीर रासो जोधराज। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। और क्या पढ़ा, सूर्यवंशी क्षत्रिय गौरी गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, वत्स गोत्रीय भूत ब्राह्मण वंशीय किसने बताया, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। किस आधार पर, बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख किसके समय का है, सोमदेव चौहान के समय का है। कब का है, 1170 ईस्वी का है। क्या लिखा गया, वत्स गोत्रीय भूत लिखा गया उसके अंदर। और क्या लिख सकते हो आप कि दशरथ शर्मा की एक पुस्तक है जिसका नाम है द अर्ली चौहान डायनेस्टीज। और दशरथ शर्मा का जो साथ देने वाला इस कथन के अंदर जो व्यक्ति था उसका नाम था डॉक्टर भंडारकर। क्या नाम था, डॉक्टर भंडारकर। आगे चलते हैं। विदेशी किसने बताया कि ये तो फॉरेनर है। फॉरेनर कौन बताता है, देखिए फॉरेनर जो बताता है वो कौन बताता है, देखिए ये देखिए कि कर्नल जेम्स टोड खुद फॉरेनर है, तो कर्नल जेम्स टोड बताएगा, सीधी सी बात है। कर्नल जेम्स टोड ने बताया इनको विदेशी, और इनके साथ में एक इनका साथी था स्मिथ, डॉक्टर स्मिथ, तो सीधी सी बात है विदेशी कौन बताएगा, कर्नल जेम्स टोड बताएगा। लेकिन राजस्थान का एक व्यक्ति था जिसका नाम था डॉक्टर भंडारकर। डॉक्टर भंडारकर है ना, डॉक्टर भंडारकर इनको ब्राह्मण वंशीय बताते हुए साथ में खज जाति के भी बताता है। तो याद रखना खज जाति एक विदेशी जाति थी, तो याद रखना ये डॉक्टर भंडारकर इन्हें खज जाति का बताता है। कोई बात नहीं, ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको तो क्या है, एक तो आपको याद रखना है सूर्यवंशी। कौन सा याद रखना है, सूर्यवंशी। सूर्यवंशी कौन कौन बताता है, नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी की रचना हमीर महाकाव्य। एक इनके साथी था जिसका नाम था कौन सा, हमीर रासो। हमीर रासो किसकी रचना है, जोधराज की रचना है। जयानक कवि की रचना कौन सी है, पृथ्वीराज विजय है। और उसके बाद में अपने क्या है, अग्निकुंड सिद्धांत जो उल्लेख मिलता है वो अपने मिलता है किसके अंदर, चंद्रप्रदायी पृथ्वीराज रासो के अंदर मिलता है। ठीक है, और उसके बाद में हमने क्या देखा था कि सूर्यवंशी क्षत्रिय गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ब्राह्मण की बात कर लें तो दशरथ शर्मा ने बताया, शर्मा जी ने बिजोलिया शिलालेख के आधार पर बताया। द अर्ली चौहान डायनेस्टीज उनका क्या है, ग्रंथ है। और विदेशी कर्नल जेम्स टोड स्मिथ, और खज जाति का डॉक्टर भंडारकर। ये थोड़ा सा याद रखना, खज जाति का आ सकता है डॉक्टर भंडारकर। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। और इंद्र के वंशज सेवाड़ी के लेख में इंपॉर्टेंट है भाई, आज तक पूछा तो नहीं गया है, तो पूछ सकता है, और किसी छोटे बड़े एग्जाम में आया हो तो वो भी देख लेना। तो याद रखना इंद्र के वंशज किसने बताया है, तो इंद्र के वंशज किसने बताया है भाई, इंद्र के वंशज जो उल्लेख मिलता है ये हमें उल्लेख मिलता है सेवाड़ी का लेख। यहां से दो प्रश्न मिल गए, एक तो इंद्र के वंशज बताया गया है इसमें इनको चौहानों को। दूसरी बात, सेवाड़ी का जो लेख है वो पाली के अंदर स्थित है। कहां पर है, पाली के अंदर स्थित है। तो याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है, पाली के अंदर स्थित है। इंद्र के वंशज बताया गया है इनको, क्या बताया गया है, इंद्र के वंशज बताया गया है। अब दूसरे नंबर पर अपने बात कर लेते हैं चंद्रवंशी है। सूर्यवंशी भी कर लिया, इंद्र भी कर लिया, तो चांद मामा भी क्या है, निराश हो गए कि हमें भी कोई स्थान दो भाई। तो याद रखना कि चंद्रवंशी किसने बताया, चांद मामा चंद्रवंशी। 1177 ईस्वी के अंदर एक अभिलेख उत्कीर्ण हुआ था जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है साहब आपका हंसिका। हंसिका अभिलेख। ठीक है, तो हंसी के अभिलेख में हंसी चंद्र हंसमुख चंद्र यानी कि चांद जैसा मुखड़ा हो गया हंस के। तो हंसी का अभिलेख जो है ये कहता है चंद्रवंशी। माउंट आबू के अंदर चंद्रावती में अचलेश्वर अभिलेख में भी चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया। तो चंद्रवंशी के लिए दो अभिलेख, हंसी का अभिलेख और एक अचलेश्वर शिलालेख जो कि माउंट आबू सिरोही के अंदर है। तो याद रखना एक तो चंद्रावती के अंदर अचलेश्वर मंदिर का जो अभिलेख है वो भी इसकी जानकारी देता है कि ये कैसे हैं, चंद्रवंशी। तो याद रखना अचलेश्वर शिलालेख, हंसी का अभिलेख, हंसी चंद्र जैसी चंद्रवंशी। और बात कर ले अपने इंद्र के वंशज सेवाड़ी लेख पाली के अंदर हमें क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं कि वशिष्ठ की आंख से, गुरु वशिष्ठ की आंख से भी इनकी उत्पत्ति हुई थी। ये कौन बताता है, सुंदा माता अभिलेख। सुंदा माता अभिलेख में बताया गया है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब इनके जो मूल स्थान है उससे संबंधित अपने चर्चा कर लेते हैं। देखिए
अलग अलग जो इतिहासकार है, अलग अलग जो इतिहासकार हैं वो अलग अलग अपने कथन देते हैं इनके मूल स्थान को लेकर। और सर्वमान्य जो मत माना गया है, तो सीधी सी बात याद रखना, सर्वमान्य मत यानी कि सांबर झील के इर्द गिर्द बसे हुए जो क्षेत्र थे उनको क्या कहा गया, चौहान वाला। चौहान नाम क्यों दिया गया, क्योंकि सांबर झील के चारों ओर ये निवास करते थे। क्या करते थे, चारों ओर निवास करते थे। इसी कारण चारों ओर होने के कारण चहामान, क्या नाम दिया गया, चहामान। धीरे धीरे सदियां बीतती गई, वर्ष बीतते गए और आगे चलकर चहामान शब्द विकृत होकर क्या बन गया, चौहान बन गया। क्या बन गया, चौहान बन गया। ऐसे भी लोगों का मत है, ऐसा भी राइटर्स का मत है कि ऐसा हुआ होगा। इतिहास के अंदर ये चीजें होती है, इतिहास के अंदर ये चीजें भी होती है कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा हुआ होगा, ये चीजें बड़ी रहती है इतिहास के अंदर। ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, है ना। क्रिया के लिए प्रतिक्रिया, क्रिया के लिए प्रतिक्रिया, ठीक है। उस समय की सिचुएशन, उस समय की स्थितियां क्या पता कैसी रही होगी, अपने तो किताबों के आधार पर देख रहे हैं ना। तो मूल स्थान की बात कर ले तो मूल स्थान जो बताने वाला जो इनका है वो है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख 1170 सोमेश्वर देव चौहान, जिसमें चौहानों को क्या बताया गया है, ब्राह्मण वंशीय वंश गोत्र भूत बताया गया है। देखिए बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इनका मूल स्थान क्या था, सांबर था, मैंने बता दिया। सांबर झील जो है ना, प्राचीन समय के अंदर जो सांबर झील थी, सांबर झील पर जयपुर और जोधपुर रियासत दोनों का अधिकार था। किसका था, जयपुर और जोधपुर दोनों रियासतों का अधिकार था। और उस सांबर झील की बात कर लें तो कई बार कथन आता है, अगर आपको ज्योग्राफी के माध्यम से पूछे कि सांबर झील का निर्माण, सांबर झील का निर्माण कैसा है, कृत्रिम है या प्राकृतिक है, तो याद रखना सांबर झील अगर ज्योग्राफिकल पॉइंट से देखा जाए, इसको इसके पॉइंट से, ज्योग्राफिकल पॉइंट से देखा जाए तो सांबर झील कैसी है, प्राकृतिक झील है। कैसी है, प्राकृतिक झील है। लेकिन अगर अपने इतिहास के दृष्टि से देखा जाए, बिजोलिया शिलालेख के आधार पर देखा जाए तो ये कृत्रिम झील है। तो सीधी सी बात है, अगर आपको इतिहास की दृष्टि से बिजोलिया शिलालेख का रेफरेंस दिया जाए तो आप सीधा क्या करोगे, कृत्रिम झील है ये, इसी द्वारा बनवाई गई है, आर्टिफिशियल। कैसी है, आर्टिफिशियल। तो सीधी सी बात है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों का मूल स्थान क्या बताया गया है, सांबर झील के इर्द गिर्द बसे हुए थे ये। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए पुष्कर, अब कोई व्यक्ति ऐसा भी था उसने कहा ना सांबर नहीं है, मूल स्थान इनका तो पुष्कर है। पुष्कर अजमेर में पड़ता है, पुष्कर कहां पड़ता है, अजमेर में पड़ता है। तो हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी की रचना है। हमीर महाकाव्य में बताया गया इनका मूल स्थान क्या, पुष्कर बताया गया। चंद्रशेखर के सृजन चरित्र, ये जो रचनाएं मैं आपको अंडरलाइन करा रहा हूं तो कहीं आ सकती है, मीरमा का नयन चंद्र सूरी का है। चंद्रशेखर की एक रचना है जिसका नाम है सृजन चरित। क्या नाम है, सृजन चरित ग्रंथ में इनकी जन्मभूमि क्या बताई गई है, पुष्कर बताई गई है। ठीक है, चौहानों की जो प्रारंभिक राजधानी थी अहिछत्रपुर थी। चौहानों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, अहिछत्रपुर थी। जंगल प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर, पढ़ते हैं ना कई बार कि जंगल प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर। उसी प्रकार चौहान जिस क्षेत्र में रहते थे वो क्षेत्र जंगल प्रदेश ही तो था। बीकानेर से लेकर जयपुर का दक्षिणी पूर्वी भाग तक क्या है आपके जंगल प्रदेश ही तो है, जिसके अंदर नागौर का भी हिस्सा आता है, अजमेर का भी हिस्सा आता है, पूरा का पूरा जंगल प्रदेश था। और उस जंगल प्रदेश की राजधानी क्या थी, अहिछत्रपुर। और वर्तमान में इस अहिछत्रपुर को क्या नाम दिया गया, वर्तमान में इस अहिछत्रपुर को नागौर नाम दिया गया है। वर्तमान में इस अहिछत्रपुर को क्या नाम दिया गया है, नागौर नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, नागौर नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए स्पादलक्ष की राजधानी शाकंभरी यानी कि सांबर थी। ठीक है जी, स्पादलक्ष की राजधानी शाकंभरी। ये सीधी सी बात है कि ये जो जिस जगह पर रहे थे, जिस जगह पर रहे थे वो सांबर वाला एरिया था, और वो एरिया क्या कहलाया, स्पादलक्ष। और इस स्पादलक्ष की राजधानी क्या थी, सांबर थी। तथा अजमेर के चौहानों को स्पादलक्ष का चौहान भी बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है। आप अजमेर के चौहान बोलो, सांबर के चौहान बोलो, स्पादलक्ष के चौहान बोलो,
एक ही बात है। इनकी राजधानी क्या थी? शाकंभरी या सांबर थी, शाकंभरी या सांबर थी। चौहानों के जो कुल देवता हैं वो कौन है साहब? चौहानों के कुल देवता कौन है? हर्षनाथ जी है। चौहानों के कुल देवता हर्षनाथ जी है। आपको पता है हर्ष की पहाड़ियां कहां पर है? ठीक है, हर्ष की पहाड़ियां जो पड़ती है वो कहां पड़ती है? सिक्कर के अंदर पड़ती है। कहां पड़ती है? सिक्कर के अंदर पड़ती है। और चौहानों के, अच्छा हर्ष किसका भाई था भाई? जीण माता का भाई था। हर्ष किसका भाई था? जीण माता का। चौहानों की कुल देवी थी शाकंभरी माता, इंपॉर्टेंट है। तो चौहानों की कुल देवी कौन सी है? शाकंभरी माता है। चौहानों की कुल देवी कौन सी है? शाकंभरी माता है, ठीक है। नहीं देखो, चौहानों के कुल देवता हर्षनाथ जी, चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता, ठीक है जी। देखिए सोनगरा जो चौहान थे इनकी इष्ट देवी थी आशापुरा माता। सोनगरा चौहानों की इष्ट देवी कौन सी है? आशापुरा माता। सोनगरा चौहानों की इष्ट देवी कौन सी है? आशापुरा माता है। शेखावटी की इष्ट देवी कौन सी है? जीण माता। शेखावटी के अंदर जो चौहान थे उनकी जो इष्ट देवी कौन सी है? जीण माता, ठीक है। कौन है? जीण माता, ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे। देखिए अब शुरू करते हैं अपने सांबर के चौहान, ठीक है। अब तक अपने क्या ले ली है? अपने जानकारियां ले ली है, बेसिक सी जानकारियां आपके सामने में मैंने क्या है प्रोवाइड करवाई है। उसके आधार पर अपने क्या है चौहान कौन से स्टार्ट करेंगे? अजमेर के चौहान स्टार्ट करेंगे। देखिए अजमेर की चौहानों की बात कर ले या अजमेर के ये अपने सांबर के चौहान, सांबर के चौहानों ने ही क्या अपनी राजधानी अजमेर स्थानांतरित कर ली थी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो सांबर के चौहान की बात कर लें तो सांबर के चौहानों का जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है वासुदेव चौहान को। किसको माना जाता है? वासुदेव चौहान को माना जाता है, ठीक है ना। किसको माना जाता है? वासुदेव चौहान को। अलग अलग शाखा पढ़ेंगे जिसके अंदर सांबर के चौहान भी पढ़ेंगे, नाडोल के भी पढ़ेंगे, अपने अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चौहान कौन से? सांबर के चौहान। सांबर के चौहानों की जो नींव डाली थी वो वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी के अंदर डाली थी। कब डाली थी? 551 ईस्वी के अंदर इन्होंने क्या डाली? नींव डाली थी। नाडोल के चौहान, नाडोल स्थान जो पड़ता है वो पड़ता है साहब पाली के अंदर। कहां पड़ता है? पाली के अंदर। कहां पड़ता है? पाली के अंदर। नाडोल के चौहानों का जो संस्थापक था वो था लक्ष्मण देव चौहान। कौन था? लक्ष्मण देव चौहान। नाडोल के चौहानों की जो नींव डालने वाला लक्ष्मण देव चौहान था उसने 960 ईस्वी के अंदर नींव डाली थी। कब डाली थी? 960 ईस्वी के अंदर नींव डाली थी। तो याद रखना सांबर के चौहान 551 ईस्वी वासुदेव चौहान, नाडोल के चौहान 960 ईस्वी लक्ष्मण देव चौहान, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं आगे तो आगे देखते हैं कि अजमेर के चौहान, अजमेर जो राजधानी बनाई थी किसने बनाई थी? अजयराज ने बनाई थी। और अजमेर के चौहानों की जो नींव डालने वाला व्यक्ति था वो कौन था? अजयराज था। तो याद रखना अजमेर के चौहान वंश की जो नींव डालने वाला अजयराज था और इनकी जो नींव डाली गई वो डाली गई थी 1113 ईस्वी के अंदर। कब डाली गई? 1113 ईस्वी के अंदर डाली गई थी। बढ़ते हैं आगे। जालोर के चौहान, जालोर के चौहान वंश का जो अपने मूल पुरुष, आदि पुरुष या संस्थापक था वो था कीर्तिपाल चौहान। ये थोड़ी सी बात बता दूं, अपने जब नाडोल के चौहान पढ़ेंगे तो नाडोल के चौहानों का कोई बड़ा क्या नहीं है, रोल नहीं है। तो नाडोल के चौहान वंश का जो संस्थापक था, नाडोल के चौहान वंश का जो संस्थापक था वो था कौन? लक्ष्मण देव। कौन था? लक्ष्मण देव। और इसी नाडोल का अंतिम राजा हुआ था और उसका नाम था कीर्तिपाल चौहान। क्या नाम था? कीर्तिपाल चौहान। और कीर्तिपाल चौहान को कित्तू ए चौहान राजा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कित्तू ए महान राजा, कित्तू ए चौहान राजा। इस कीर्तिपाल चौहान ने नाडोल की जगह अपनी राजधानी जालोर में बना ली। तो जालोर के चौहानों का संस्थापक इसलिए माना गया किसको?
कीर्तिपाल चौहान को। किसको माना गया? कीर्तिपाल चौहान को। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे, रणथंभौर के चौहान पढ़ लेते हैं। रणथंभौर की बात करें तो रणथंभौर जो जगह पड़ती है वो पड़ती है आपके सवाई माधोपुर के अंदर। कहाँ पड़ती है? सवाई माधोपुर के अंदर, सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र। ठीक है। और यहां पर जो नींव डालने वाला व्यक्ति था वो था गोविंदराज। कौन? एक सेकंड। हाँ जी, हाँ जी। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? गोविंदराज था। और गोविंदराज ने 1194 ईस्वी के अंदर क्या है, इसकी नींव डाली। जब क्या है, अजमेर का अंत हो चुका था, और उसके बाद में जो नींव डाली थी वो गोविंदराज ने डाली थी। और गोविंदराज ने 1194 के अंदर। बूंदी की बात कर ले तो बूंदी के चौहान वंश का, बूंदी का जो संस्थापक था वो था हाड़ा देवा। कौन था? हाड़ा देवा। 1242 ईस्वी। हाड़ा क्षेत्र के अंदर दो प्रमुख रियासतें हुई चौहानों की, एक कोटा वाली, एक बूंदी वाली। बूंदी पहले बना, कोटा बाद में। लड़की पहले फिर लड़का, बूंदी पहले कोटा बाद में। बूंदी पहले खाई फिर कोट पहना। ठीक है ना, याद रखना, पहले बूंदी, बूंदी के बाद में कोटा। 1242 ईस्वी, 1242 ईस्वी। ठीक है जी। सिरोही के चौहानों की बात कर ले तो 13, देखिए 1113 तो है अजमेर, 1311 है सिरोही। आगे बात समझ में? तो याद रखना, सिरोही के चौहान वंश का जो संस्थापक था लुम्बा चौहान था, राव लुम्बा चौहान था। और लुम्बा चौहान ने 1311 ईस्वी में क्या है, सिरोही के चौहान वंश की नींव डाली। इनको देवड़ा चौहान भी बोला जाता है। देवड़ा शाखा थी ना ये, देवड़ा चौहान। जिस प्रकार हड़ौती वालों को हाड़ा चौहान बोला जाता है, इनको बोला जाता है देवड़ा के चौहान। क्या बोला जाता है? देवड़ा के चौहान बोला जाता है। ठीक है जी। कोटा के चौहान वंश की जो नींव डालता है वो डालता है कौन? माधो सिंह प्रथम। कोटा को स्वतंत्र रूप से स्थापित करने वाला व्यक्ति था माधो सिंह। माधो सिंह की बात कर ले तो माधो सिंह 1631 ईस्वी, माधो सिंह 1631 ईस्वी। इतने ही अपने चौहान पढ़ेंगे। और उसके बाद थोड़ा झालावाड़ का देख लिया जाए तो मदन सिंह। कौन था? मदन सिंह। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है। अपने बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर ले कौन से पढ़ेंगे अपने। सबसे पहले एक नंबर पर पढ़ेंगे कौन से? शाकंभरी। ठीक है। सांबर के चौहान भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सांभर के चौहान भी बोल सकते हो। भाई शेयर शुरू कर दिया करो भाई, सुस्त होके बैठ जाते हो। सांबर के चौहान 551 ईस्वी। वासुदेव चौहान। 2 नंबर पर जो पढ़ेंगे अपने, वो पढ़ेंगे कौन से? अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहानों की बात कर ली जाए तो अजय राज। क्या लिखा गया है उसका नाम? अजय राज। अजय राज को अजयपाल बोला गया है। ठीक है जी। 1113 ईस्वी अजमेर, 1113 ईस्वी। 3 नंबर की बात कर ली जाए तो 3 नंबर पर अपने पढ़ेंगे रणथंभौर। रणथंभौर की बात कर ली जाए रणथंभौर की बात कर ली जाए तो रणथंभौर का जो चौहान वंश की जो नींव डाली थी वो गोविंदराज ने डाली थी। किसने डाली थी? गोविंदराज ने। और कब डाली थी? 1194 ईस्वी के अंदर। कब डाली? 1194 ईस्वी के अंदर। और अपने एक और छोटी सी शाखा देखेंगे, और वो है कौन सी? नाडोल वाली। नाडोल की जो शाखा है वो चलाई थी किसने? लक्ष्मण देव चौहान ने। 960 ईस्वी के अंदर। कब चलाई? 960 ईस्वी के अंदर। 5 नंबर पर तो देखेंगे अपने जालोर वाले। जालोर की बात कर ली जाए तो जालोर के अंदर कीर्तिपाल, क्योंकि नाडोल का अंतिम राजा था, उसी ने जालोर में ये नींव डाली थी चौहानों की। तो कीर्तिपाल। तो कीर्तिपाल की बात कर लें तो 12 अपने, कीर्तिपाल की बात कर लें तो अपने कौन सी सन कौन सा था वो देख लीजिए। हाँ जी 1181 है, 1200 नहीं, 1281 नहीं है,
1181 है, 1181 है जी, 1181। अब ये कर लेंगे। सिरोही की बात कर ली जाए तो सिरोही की बात कर ली जाए तो रावलुम्बा, रावलुम्बा 1311, 1113 तो कौन सा है, अजमेर, लेकिन 1311 कौन सा है, सिरोही है। कौन सा है, सिरोही है। अब बात कर लेते हैं आगे, तो उसके बाद पढ़ेंगे अपने बूंदी, बूंदी है वो है 1282, कौन सा है, 1282। और बूंदी के अंदर देवा हाड़ा, देवा बूंदा या देवा हाड़ा भी बोला जाता है उनको, ठीक है जी। और उसके बाद में आ गया कोटा, कोटा के अंदर कौन सा है, माधो सिंह, और माधो सिंह भी कौन सा, माधो सिंह भी कौन सा, प्रथम, कौन सा है, प्रथम है, ठीक है, माधो सिंह। और उसके बाद में अपने पढ़ेंगे कौन से, झालावाड़ वाले आप देख लेंगे डायरेक्ट अपने, झालावाड़ के अंदर मदन सिंह, झालावाड़ के अंदर मदन सिंह, इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए बूंदी से अलग हुआ कोटा, कोटा से अलग हुआ झालावाड़, इससे अलग हुआ कोटा, से अलग हुआ झालावाड़। तो ये सारे के सारे देखेंगे। और अभी अपने जो शुरू करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं अजमेर के चौहान। कौन से करने जा रहे हैं, अजमेर, या फिर अजमेर और ये अपने सांबर, ये इकट्ठे पढ़ेंगे, क्योंकि सांबर वालों ने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली, तो इसी कारण वो अजमेर के चौहान हो गए, ठीक है। तो ज्यादा अपने चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वो तो अपने पढ़ रहे हैं अभी कौन सा, सांबर के चौहान, शाकंभरी के चौहान भी बोला जाता है। और इनकी बात कर ली जाए इन चौहानों की, तो मूल रूप से कहा जाए तो चौहानों की जो नींव डाली गई सबसे पहले, तो यही शाखा थी, वो कौन सी थी, यही शाखा थी, शाकंभरी या सांबर वाले। इनकी जो नींव डालने वाला व्यक्ति था उसका नाम था वासुदेव चौहान। कहते हैं वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी के अंदर क्या है, 551 ईस्वी में क्या है, सांबर के अंदर नींव डाली थी किनकी, चौहान वंश की। और वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया, बिजोलिया शिलालेख कहता है, ये बिजोलिया शिलालेख कहता है कि 551 में इसने क्या किया, सांबर झील का निर्माण करवाया। सीधी सी बात है, अपने कहीं भी निवास करेंगे, नई जगह बनाएंगे, तो सबसे पहले वहां पानी की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले कोई भी कहीं पे बसेगा तो वो क्या करेगा, पानी की जरूरत को पूरा करेगा। और उसको करने के लिए कोई न कोई क्या पात्र बनाना पड़ेगा, कोई अपने क्या छोटा कुंड बना लेता है। और उस समय क्या है, झीलें बनती थी बड़ी बड़ी, उस एरिया को शूट करती थी झीलें। पश्चिमी राजस्थान को क्या है, झीलें कम शूट करती थी, तो छोटे मोटे कुंड बना लेते थे। कुछ जगह झीलों के उदाहरण भी मिलते हैं, जैसे राव लूणकरण, ये लूणकरण सर वाले क्षेत्र में आया तो इसने क्या एक झील का निर्माण करवा दिया, क्या करवा दिया, झील का निर्माण करवा दिया। और इसी कारण उसके नजदीक जितना बड़ा शहर या कोई गांव बसा उसको दे दिया लूणकरण सर। क्या नाम दे दिया, लूणकरण सर दे दिया। क्योंकि सर लगा हुआ है, इसका मतलब उसके पहले जो नाम लगा हुआ है वहां पर किसी ने क्या सरोवर बनाया है, इसी कारण उस गांव का, उस क्षेत्र का नाम सर से लग गया। जैसे राव लूणकरण बनवाएगी कौन सी, लूणकरण सर झील, तो इसी कारण उस क्षेत्र को बोला गया लूणकरण सर। क्या बोला गया, लूणकरण सर। जैसे आपका राजलदेसर, जैसे आपका राजलदेसर, बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। पश्चिमी राजस्थान में तो सर वाले गांव मिलेंगे भी बहुत, क्योंकि वहां पर पानी की कमी है, पानी की कमी है। उसको उसको उसका निदान करने के लिए क्या करते थे, सरोवर बनवाते थे, सरोवर बनवाते थे। जो सरोवर बनवाता था उसको सर लगा देते थे उसके नाम के अंत में, और उस गांव का नाम, उस शहर का नाम वही हो गया, ठीक है, उस शहर या गांव का नाम वो ही हो गया। तो उसी प्रकार क्या है कि 551 में चौहानों ने क्या, चौहानों की जो नींव है 551 के अंदर कौन डालता है, वासुदेव चौहान। सांबर झील का इसने निर्माण करवाया बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, ठीक है जी। सांबर झील पर जयपुर और जोधपुर रियासत दोनों का साझा क्या है, अधिकार था। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, थोड़ी सी बात है कि इनका दो जो मेजोरिटी के रूप में काम करते थे ये दोनों। तो सीधी सी बात है, इस झील का जो पानी है वो दोनों रियासतें यूज करेंगे, दोनों रियासतें क्या करेंगी, यूज करेंगे। सीधी सी बात है, दोनों रियासतें क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए उसके बाद में वासुदेव चौहान के बाद में एक शासक आया जिसका नाम था दुर्लभ राज।
क्या नाम था? दुर्लभराज। देखिए दुर्लभराज प्रथम ने क्या किया, देखिए एक अपने पढ़ के आए थे कि पृथ्वीराज चौहान अपने प्रतिहार पढ़ के आए थे। प्रतिहारों में एक राजा हुआ था वत्सराज। वत्सराज का सामंत था ये। दुर्लभराज क्या था? वत्सराज का। लिखा हुआ है कि दुर्लभराज प्रथम वत्सराज का क्या था? सामंत था, तथा अपने स्वामी की ओर से कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। आपको मैंने बताया था त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसके समय? कमेंट बॉक्स में डालना, पीछे वाली अगर क्लास देखी आपने तो। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसके समय हुई थी? ठीक है, जिसमें 3 दल थे, एक तरफ राष्ट्रकूट थे, एक तरफ प्रतिहार थे, एक तरफ क्या कौन थे? पाल वंश वाले थे। ठीक है, तो देखिए दुर्लभराज प्रथम ने नरेश वत्सराज का सामंत था, जो उसने क्या किया? त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। इसका मतलब चौहान किन के सामंत थे? प्रतिहारों के। उसने धर्मपाल को पराजित किया था। दुर्लभराज प्रथम के समय चौहानों पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था। इंपॉर्टेंट आया हुआ प्रश्न है ये। चौहानों पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस राजा के समय हुआ था? तो याद रखना, चौहानों पर पहला जो आक्रमण हुआ था कौन सा? मुस्लिम आक्रमण। पहला मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था वो हुआ था किसके समय? किसके समय हुआ था? दुर्लभराज प्रथम के समय। तो दुर्लभराज की 2 ही बातें तो याद रखनी है। एक तो ये वत्सराज का सामंत था, धर्मपाल को हराया था पाल वंश का। और दूसरी बात क्या याद रखनी है इसकी? दूसरी बात यही रखनी है याद कि चौहानों पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण दुर्लभराज के समय ही हुआ था। ठीक है, बस कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बंदा। गुहक प्रथम। एक दो बातें इसकी है। एक दो बातें कौन कौन सी है? गुहक प्रथम की बात यह है कि ये चौहान शासक था। चौहान पढ़ रहे हैं तो चौहान ही। ये प्रतिहार एक राजा हुआ था और उस प्रतिहार राजा का नाम था नागभट्ट द्वितीय, है ना? नागभट्ट द्वितीय इंपॉर्टेंट है भाई। नागभट्ट द्वितीय क्या है? इंपॉर्टेंट है। नागभट्ट द्वितीय का क्या था? ये सामंत था। बताया था मैंने, नागभट्ट द्वितीय का क्या था? ये सामंत था। और नागभट्ट द्वितीय के राज दरबार में कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में इसे वीर की उपाधि भी दी गई। जब नागभट्ट द्वितीय ने वापिस कन्नौज को जीता, क्या किया? वापिस कन्नौज को जीता। और नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को राजधानी भी बनाया था, आपको मैंने बताया था। ठीक है, और राजधानी जब बनाया तो क्या कि सबसे बड़ा जो हाथ था उस जीत के अंदर, उस विजय के अंदर, वो था किसका? गुहक प्रथम का। किसका था? गुहक प्रथम का था। और उस गुहक प्रथम की बात कर लूं तो उस गुहक प्रथम को नागभट्ट द्वितीय ने एक उपाधि दे दी थी। कहा था कि ये तो बड़ा वीर पुरुष है। कैसा है? वीर पुरुष है। तो आज के बाद इसे कहा जाएगा वीर गुहक। क्या नाम दिया गया इसे वीर गुहक के नाम से जाना गया। तो वीर की उपाधि दी गई। गुहक प्रथम द्वारा हर्षनाथ के मंदिर बनवाए गए। इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो आप हर्षनाथ जी के मंदिर में जाते हो ना, सिक्कर के अंदर, वो बनवाया था किसने? किसने बनवाया था? गुहक प्रथम ने बनवाया था, वीर गुहक ने। किसने बनवाया था? वीर गुहक ने, है ना? तो याद रखना गुहक प्रथम की 1-2 ही तो बातें याद रखनी है आपको। इससे पहले कौन सा पढ़ा? दुर्लभराज की 2 बात याद रखी थी। दुर्लभराज किसका सामंत था? वत्सराज का सामंत था। एक क्या याद रखी थी? दुर्लभराज का किसका सामंत था? वत्सराज का। एक याद रखी थी कि अजमेर अपने चौहानों पर पहला जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था दुर्लभराज के समय हुआ था। और गुहक की क्या है? 1-2 बातें याद रखनी है। नागभट्ट द्वितीय के समय जो सामंत था नागभट्ट द्वितीय का, चौहान राजा, वो कौन सा था? गुहक था। और इसने क्या, कन्नौज को जीता था। कन्नौज को जब नागभट्ट ने जीता तो सबसे बड़ा जो हाथ था विजय में वो किसका था? गुहक प्रथम का था। तो इसी कारण नागभट्ट द्वितीय ने इसे वीर की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? वीर की उपाधि दी थी। उस समय जो सैनिक थे वो कोई पैसे के भूखे नहीं थे, उस समय वो उपाधियों के भूखे थे। लड़ने के लिए वो आतुर रहते थे। अगर छोटी लड़ाई के अंदर अगर उनको पश्च भाग में रख देते डंके व्यक्तियों को, तो वो नाराज होकर बैठ जाते थे कि नहीं, पहले हम मरेंगे, या तो काटेंगे या काट देंगे। तो वो क्या है, मरने के लिए कितने उतावले थे, है ना? तो देखिए कि वीर की उपाधि दी। और गुहक प्रथम द्वारा हर्षनाथ का मंदिर बनवाया गया। तो हर्षनाथ जी का 2 चीजें याद रखनी है, नागभट्ट द्वितीय का सामंत, वीर की उपाधि, ठीक है। उसके बाद हर्षनाथ जी शिखर का मंदिर, इसने 3 बात याद रखनी है। शिखर का मंदिर हर्षनाथ वाला इसी ने बनवाया था, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे। चीजें आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी है,
फोर्थ ग्रेड के लिए ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी है, क्योंकि एक फोर्थ ग्रेड के लिए क्लास है। चंदन राज आ गया भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये खुद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा इसकी लुगाई इंपॉर्टेंट है। तो देखो भाई, लुगाई तो सबकी इंपॉर्टेंट होती है, चाहे कैसी हो, है। तो इस वाली लुगाई के अंदर क्या है, थोड़े से गुण अलग थे, आध्यात्मिक रूप में ज्यादा थी। कैसे थी? आध्यात्मिक रूप में ज्यादा थी। तो कैसे थी आध्यात्मिक रूप में, किसको मानती थी? ये देखिए, सीधी सी बात है कि दिल्ली के तोमरों को परास्त किया, इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, ठीक है। चंदन राज ने दिल्ली के तोमरों को हरा दिया, ठीक है, हरा दिया होगा, ठीक है ना, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है जी, ये आपको याद रहे ना रहे। पर इतना याद रखना, एक चंदन राज की एक पत्नी थी जिसका नाम था आत्म प्रभा। उसका एक अन्य नाम भी मिलता है, और उसका नाम है कौन सा? रुद्राणी। क्या नाम है? रुद्राणी। ये रुद्राणी या जो आत्म प्रभा है ना, ये क्या है, बड़ी शिव भगत थी, शिव जी को बड़ा मानती थी। शिव जी को बड़ा मानती थी, तो सारे दिन क्या है कि ये चंदन राज है ना, इससे बत्तियां बंटवाती थी। बत्तियां मतलब जो दीपक के अंदर डालते हैं, और वो क्यों बंटवाती? इसने कहा प्रतिदिन 1000 दीपक है ना, मैं पुष्कर झील के अंदर प्रवाहित करूंगा, और ये जो दीपक प्रवाहित करूंगा ये शिव को समर्पित होंगे। किसको समर्पित होंगे? शिव को समर्पित होंगे। तो उसमें चंद्रराज ने कहा कर देना, तेल की व्यवस्था हम कर देंगे, दीपक हम ला देंगे, और कॉटन हम ला देंगे। उसने कहा कॉटन लाने की, कॉटन तो ये आप लाओगे, सारा सामान ही आप लाओगे, तो बत्तियां कौन बटेगा? तो बत्तियां कहे कि तू 1000 दीपक जला रही है, तू ही रानियों के साथ बैठ के बट। कहने लगी नहीं, अपने साथ में हत्या ही करेंगे, साथ में बत्तियां बटेंगे। सारे दिन क्या है, और कोई राजकाज करने नहीं दिया इसे, राज्य विस्तारवादी नीति अपनाने नहीं दी, सारे दिन बत्तियां बंटवाई थी किससे? चंदन राज से। तो याद रखना कि शिव भगत थी कौन? रुद्राणी या आत्म प्रभा, जो कि यौगिक क्रिया में निपुण थी, और पुष्कर में क्या किया इसने? पुष्कर में अपने इष्ट देव महादेव के सम्मुख 1000 दीपक जलाती थी, ठीक है। तो सीधी सी बात, आत्म प्रभा किसकी पत्नी थी? चंदन राज की पत्नी थी। और चंदन राज की जो ये पत्नी थी, इसने ये क्या करती थी? प्रतिदिन क्या करती थी? प्रतिदिन 1000 दीपक जलाती थी, 1000 दीपक जलाती थी, बत्तियां बंटवाती थी। किसे बंटवाती थी? चंदन राज से बंटवाती थी। सीधी सी बात है। इसकी 2-3 तो याद रखनी है। दिल्ली के तोमरों को हराने वाला पहला राजा कौन सा था? चौहान, चंदन राज था। इसकी एक पत्नी थी जिसे रुद्राणी कहा गया, आत्म प्रभा कहा गया। 1000 दीपक प्रतिदिन ये पुष्कर झील में प्रवाहित करती थी, और प्रतिदिन ये शिव को समर्पित थे ये 1000 दीपक। अब बढ़ते हैं आगे। पृथ्वीराज प्रथम, क्या नाम है? पृथ्वीराज प्रथम, चौहानों का पहला, चौहानों का पहला प्रतापी राजा पृथ्वीराज प्रथम। कहते हैं कि पुष्कर में क्या कौन रहते थे? ब्राह्मण रहते थे। कौन रहते थे? ब्राह्मण रहते थे। और उन ब्राह्मणों को डेली तंग करने कौन आ जाते थे? चालुक्य। कौन आ जाते थे? चालुक्य आ जाते थे। तो एक दिन पता चला किसको? पृथ्वीराज प्रथम को। पृथ्वीराज प्रथम को पता चला कि चालुक्यों ने फिर से अटैक कर दिया किन पर? पुष्कर के ब्राह्मणों पर। पुष्कर के अंदर जो ब्राह्मण हुए वो पुष्कर नाम ब्राह्मण कहलाए। क्या कराए? पुष्कर नाम ब्राह्मण कहलाए। उन पर अटैक कर दिया, और अपनी सेना सहित कहां पहुंच गया? पुष्कर। कौन पहुंच गया? अपने पृथ्वीराज कहते हैं कि पृथ्वीराज ने 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतार दिया था। कितने चालुक्यों को? 700 चालुक्यों को। तो याद रखना, चालुक्यों को प्रश्न आया हुआ है, चालुक्यों को मौत के घाट उतारने वाला अजमेर का या सांबर का या चौहान राजा कौन सा था? तो याद रखना भाई, पृथ्वीराज प्रथम था। कौन था? पृथ्वीराज प्रथम, जिसने पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटने आए थे, उनको क्या 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतार दिया था। और पृथ्वीराज प्रथम जो था वो शैव धर्म को मानता था, और उसने परम भटारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण कर रखी थी। कौन सी कर रखी थी? परम भटारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करने की थी। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो उपाधि, सीधा याद रखना। 700 चालुक्यों को मौत के घाट चंदन राज से बत्तियां बंटवाती थी। कौन? आत्म प्रभा। और दीपक जलाते थे, 1000 पुष्कर झील में प्रवाहित करती थी, शिव को समर्पित करती थी। आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि पृथ्वीराज प्रथम ने तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए सोमनाथ मंदिर को निःशुल्क
भोजन की व्यवस्था करवाई और रणथंभौर के पर अधिकार होने के कारण जैन मंदिरों का स्वर्ण कलश चढ़वाए थे इसने। सीधी सी बात है, जैन मंदिरों पर क्या किया इसने, अपनी वो कहते हैं ना कि मेरी मनोकामना पूरी होगी, मनोकामना नहीं मना है कामना पूरी हो गई, तो मनोकामना पूरी हो गई तो इसने क्या है कि सोने के कलश चढ़वाए थे जैन मंदिरों के अंदर। और क्या करवाया इसने, तीर्थ यात्रियों के लिए क्या कर दिया इसने, तीर्थ यात्रियों के लिए क्या कर दिया इसने, निःशुल्क कर दिया था। क्या सारी व्यवस्था निःशुल्क कर दी थी, भोजन व्यवस्था सारी निःशुल्क कर दी थी। और कौन से तीर्थ के लिए, सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर कहां पे पड़ता है, गुजरात के अंदर। किसने लूटा था, किसने लूटा था, किसने लूटा था, बताइए किसने लूटा था, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अलाउद्दीन तो है ही नहीं, किसी के दिमाग में आ रहा है कि अलाउद्दीन लूटा तो नहीं है, अलाउद्दीन के तो सेनापति गए थे, मैं शासक की पूछ रहा हूं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे कि पृथ्वीराज प्रथम के समय राजशेखर ने प्रबंध कोश की रचना की थी। तो ये जो लाइनें हैं ये याद रखा करो भाई। अब कईयों को तो दिमाग में आएगा कि क्या बोल रहे हो, लाइनें लाइनें क्यों बोल रहे हो। अरे लाइनें मतलब ये स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, शब्द की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो देखिए कि राजशेखर के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था प्रबंध कोश। राजशेखर के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया, प्रबंध कोश। प्रबंध कोश बगुली शाह के नेतृत्व में तुर्क सेना को पराजित किया। ये कौन बताता है, प्रबंध कोश बताता है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि राजशेखर जो किसके समय लिखता है प्रबंध कोश, पृथ्वीराज प्रथम के समय। बस इतना याद रखना, 4th ग्रेड में इतना ही पूछेगा वो, क्योंकि अपनी बात हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही प्रश्न डालेगा वो। पृथ्वीराज प्रथम के पश्चात उसका पुत्र अजय राज, इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से प्रश्न बनेंगे। अब इंपॉर्टेंट है, आगे तो एक एक दो दो बातें याद रखनी थी, वो आपने याद रख ली। क्या क्या, वासुदेव चौहान, चौहान वंश का संस्थापक, सांबर के चौहान वंश का संस्थापक, 551 ईस्वी बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का इसने निर्माण करवाया। इतिहास की दृष्टि से पूछे तो प्राकृतिक झील है, अगर ज्योग्राफिकल रूप से पूछे तो कृत्रिम झील है, सीधी सी बात है। उसके बाद में कौन सा शासक बना था, उसके बाद में कौन सा शासक बना था, दुर्लभ राज बना था। कौन सा बना था, दुर्लभ राज बना था। दुर्लभ राज किसका सामंत था, वत्सराज का सामंत था। दुर्लभ राज के समय चौहानों पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था। दुर्लभ राज के बाद में गुवक प्रथम आया, गुवक प्रथम, वही गुवक प्रथम, वही गुवक प्रथम जो कि नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। नागभट्ट द्वितीय ने कनौज को जीतकर राजधानी बनाया, उसके अंदर सबसे बड़ा हाथ किसका था, गुवक प्रथम का था। इस कारण क्या है, इस कारण क्या है कि नागभट्ट द्वितीय ने कौन सी उपाधि दे दी थी, वीर की उपाधि दे दी थी। इसी कारण पूरा पूरा क्षेत्र क्या कहता था, इसे वीर गुवक के नाम से पुकारता था। और उसके बाद में देख ले तो वीर गुवक ने वीरता प्राप्त करने के लिए और क्या किया, हर्षनाथ जी का मंदिर बनवा दिया सीकर के अंदर। हर्षनाथ जी कौन, जीर्ण माता के भाई। हर्षनाथ जी कौन, जीर्ण माता के भाई। और उसके बाद में हमने चंदन राज पढ़ा। चंदन राज की बात कर ले तो इनकी एक पत्नी थी आत्म प्रभा, और कहते हैं कि चंदन राज ने दिल्ली के तोमरों को प्रथम बार हराने वाला व्यक्ति कौन था, चंदन राज ही तो था। और चंदन राज ने क्या किया था, चंदन राज ने क्या किया था, आत्म प्रभा से विवाह किया। आत्म प्रभा से विवाह किया, उसका अन्य नाम क्या था, रुद्राणी था। क्या नाम था, रुद्राणी था। रुद्राणी ने कहा, क्या कहा कि मैं तो शिव को मानती हूँ। किसको मानती हूँ, मैं तो शिव को मानती हूँ। प्रतिदिन 1000 दीपक पुष्कर झील के अंदर प्रवाहित करूंगी। कहाँ करूंगी, पुष्कर झील के अंदर प्रवाहित करूंगी। और उसने कहा सारी व्यवस्था बिठा देंगे रानी साहिबा, लेकिन कहा व्यवस्था बिठाने से नहीं है, टाइम देना पड़ेगा मुझे। उसने कहा टाइम तो देता हूं तुझे मैं, क्यों नहीं देता टाइम, क्या ऐसे नहीं, टाइम ये देना पड़ेगा कि मुझे सारे दिन तू बत्तियां बंटवाएगा। 1000 बत्तियां बंटनी भी तो बहुत हार्ड है ना। तो उसने कहा अब क्यों मुझे फंसा रहे हो, पैसा भी मेरा लग रहा है, टाइम भी मेरा खा रही है। तो साम्राज्य विस्तार नहीं हुआ, सारे दिन बत्तियां बंटता ही रह गया। वो क्या हो गया, सारे दिन बत्तियां बंटता ही रह गया। ठीक है, और उसके बाद में कौन सा शासक पढ़ा हमने, उसके बाद में हमने कौन सा शासक पढ़ा, वो पढ़ा था कौन सा, पृथ्वीराज प्रथम पढ़ा। 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतारा, शैव धर्म को मानने वाला था, महाराजाधिराज परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण कर रखी थी इसने। और इसने क्या है, सोमनाथ का जो मंदिर है उस पर जितना भी खर्चा आता था लोगों का, जितना भी खर्चा आता था उसको सारा निःशुल्क कर दिया, भोजन निःशुल्क कर दिया। और उसके बाद में इसका एक दरबार में व्यक्ति था जिसका नाम था राजशेखर। राजशेखर द्वारा प्रबंध कोश लिखा गया था। कौन सा लिखा गया था, प्रबंध कोश लिखा गया था। और उसका एक पुत्र हुआ था अजय पाल या फिर अजय राज। अब आपको मैं बता दूं कि अब तक जो शासक थे वो निरंतर शासक हमने नहीं पढ़े, क्योंकि वहां से प्रश्न के फैक्चुअल एक आधा प्रश्न कोई बन सकता है, नहीं भी बन सकता। क्रम वाइज अपने पढ़ेंगे शासकों को। अब
पूछा गया है कि चौहान शासकों को क्रम में लगाइए, तो याद रखना सबसे पहले आपके सामने आएगा कौन सा ऑप्शन, पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज के प्रथम के बाद में कौन सा आएगा, अजयराज। अजयराज के बाद में अर्णोराज आएगा, फिर अपने आगे बढ़ते जाएंगे। तो याद रखना अजयराज का एक पुत्र था जिसका नाम था, अपने पृथ्वीराज प्रथम का एक पुत्र था जिसका नाम था अजयराज, जिसे अजयपाल भी बोला जाता है। उसके बारे में पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। भाई शेयर वेयर कर दिया करो भाई, है ना, जम के शेयर किया करो, जम के पढ़ा करो, जॉब लगो फटाफट, फिर आपको नई नई चीजें देखने को मिलेंगी, घूमने जाओगे तब, ठीक है ना, घूमने जाओगे। अब घूमने के मन में आते हैं ना, अलग अलग जगह विजिट करें, है ना, आती है ना, पर क्या नहीं है, गांधी जी नहीं है। क्या नहीं है, गांधी जी नहीं है। तो गांधी जी नहीं है तो भाई साहब, गांधी जी तो बेचारे वैसे भी नहीं है, और हमारे पास तो वैसे भी नहीं है। दोनों तरफ से अपने क्या है, गांधी जी को अपने मिस करते हैं। पर गांधी जी कब आते हैं, मेहनत से आएंगे जेब के अंदर गांधी जी, ठीक है ना। ये 2-4 महीने अपने समर्पित कर दो क्लासों को, ठीक है। अजयपाल या अजयराज इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अब तक जो राजधानी पड़ी थी वो सांबरी पड़ी थी हमने, शाकंभरी के चौहान, ठीक है। अब क्या है, सांबर से जो राजधानी है अब स्थानांतरित कहां हो जाएगी साहब, अजमेर के अंदर हो जाएगी। अजमेर को अजमेर इसलिए कहा गया क्योंकि अजमेर की स्थापना करने वाला कौन था, अजयराज था। अजयराज के नाम पर अजमेर पड़ा। कुछ ज्यादा अपने क्या है फैक्चुअल चीज है ही नहीं इसमें याद करने की, अजमेर अजयराज, ठीक है। 1113 ईस्वी से लेकर 1133 ईस्वी तक क्या इनका काल रहा था। कौन सा रहा था, 1113 से लेकर 1133 ईस्वी तक, ठीक है। अजयराज ने 1113 में अजमेर नगर की स्थापना की थी, ये मैंने बता दिया। और इसने क्या है, इसको राजधानी बना लिया था, ठीक है, इसको ही राजधानी बना लिया इसने। और इस नगर की इसने क्या कर दी भाई, स्थापना कर दी, ठीक है। आगे बात समझ में आई क्या, इस नगर की क्या कर दी इसने, स्थापना कर दी थी, ठीक है जी। अजमेर से पूर्व चौहानों की राजधानी मैंने बताई कि सांबर थी। और अजयराज खुद क्या था, शैव धर्म को माने। ये जितने भी चौहान राजा थे अजमेर वाले लगभग शैव धर्म को ही मानते थे। किसको मानते थे, शैव धर्म को ही मानते थे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अजमेर के चौहानों को स्पादलक्ष के चौहानों के नाम से भी जाना जाता है, ये मैंने बता दिया था। अजमेर के चौहानों की बात कर लें तो अजयराज ने अजमेर का दुर्ग बनवाया था, जिसे अजमेरू दुर्ग, गढ़बीठली दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, अब कई बार क्या है कि पूछेगा कि अजमेर दुर्ग का निर्माता, अजयराज ऑप्शन में नहीं आएगा, और वहां पर आपको अजयपाल दिया होगा, अजयपाल या अजयदेव। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। एक ही चीज याद रखना, अजमेर दुर्ग अर्णोराज ने नहीं बनवाया, अर्णोराज ने तो आना सागर झील बनवाई थी, बस आपका उत्तर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए अजमेर में अजयराज ने एक टकसाल का मतलब क्या होता है, सिक्के डालने की क्या होती है, एक फैक्ट्री होती है, सिक्के डालने की फैक्ट्री होती है, सीधी सी बात है। और उसे क्या बोलते हैं, टकसाल बोलते हैं, और उसमें सिक्के बनाए जाते हैं। अब क्या है कि अजमेर में क्या किया इसने, सिक्के डालने की एक टकसाल बना दी तो इसने क्या किया, सिक्के जारी किए। जब इसने सिक्के जारी किए तो इसके जो साथीगण थे, इसके मंत्री थे, उन्होंने कहा अजयराज जी आपने सिक्के तो डाल दिए, अब नाम क्या दोगे उनको। उन्होंने कहा जिस प्रकार से अपना रुपया चलता है अभी, उन्होंने कहा अपनी जो करेंसी होगी उसको नाम देंगे अजय प्रिय द्रुम्स। क्या नाम देंगे, अजय प्रिय द्रुम्स। ये लो, तो इसने जो सिक्के चलाए थे वो किस नाम से चलवाए थे, अजय प्रिय द्रुम्स के नाम से सिक्के चलाए थे। किस नाम से चलाए, अजय प्रिय द्रुम्स के नाम। उन्होंने कहा अजय प्रिय द्रुम्स तो कह दिया, अजय प्रिय द्रुम्स तो नाम दे दिया आपने, अब बताओ इसके ऊपर लोगो क्या लगाओगे, या आहत प्रकार के सिक्के चलाओगे जिस पर किसी प्रकार का लोगो ना हो। इसने कहा ना, अपना सिक्के हमने चलाए, है ना, और कोई वाई वाई लूटे क्यों, मैं तो मेरी प्रिय रानी का नाम दूंगा। क्या दूंगा, प्रिय रानी का नाम दूंगा। और उसने अपनी जो सोमल देवी या फिर सोमलेखा जो इसकी पत्नी थी उसका नाम खुदवा दिया था। क्या खुदवा दिया, उसका नाम खुदवा दिया था। बड़ा प्रेम करता था अपनी पत्नी के साथ में, इसी कारण तो इसने सिक्के चलवा दिए। भाईराम ने खुद के
इसने कहा कि मैं खुद के भी नाम के सिक्के चलाऊंगा, तो अजय देव लिखा था, और इसके सिक्कों पर अजय देव भी लिखा था और अपनी पत्नी का नाम भी लिखा था। इसके सिक्कों पर लक्ष्मी का अंकन भी किया गया था, लक्ष्मी माता का भी चित्रांकन किया गया था, नाम लिखा गया था। तो अजय राज प्रथम चौहान राजा था जिसके शासन काल में चांदी व तांबे के सिक्के चलाए गए। कौन से धातु कौन सी लगाई गई थी, मेटल जो लगी थी वो कौन सी लगी थी, सिल्वर और कॉपर दोनों मेटल, है ना, सिल्वर और कॉपर दोनों मेटल लगाई गई थी। अजय राज ने अहिल पाटन के चालुक्य शासक मूलराज सेकंड को भी हराया था, जो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद में इंपॉर्टेंट ये है कि इसने एक मालवा के परमार शासक थे जिनका नाम क्या था, उनका नाम था नरवर्मन। क्या नाम था? नरवर्मन को हराया था इसने, नरवर्मन को क्या किया इसने? हरा दिया। ये इंपॉर्टेंट है, अहिल पाटन वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मालवा के परमार शासक नरवर्मन को किसने हराया था? नरवर्मन को हराने वाला राजा कौन सा था? अजयराज था। कौन था? अजयराज। इसका एक सैनिक था और उस सैनिक को कहते हैं कि घोड़े के पीछे ये बांध कर ले आया। पृथ्वीराज चौहान ने नरवर्मन का जो सैनिक था जिसका नाम था सुलहन, क्या नाम था? सुलहन को क्या है, इसने घोड़े की पीठ पर बांध कर ये घसीटता हुआ लेके आया था। कभी नीचे डाल देता घोड़े से, कभी ये ऊपर बिठा लेता पीठ के, यानी कि वहां से बड़ा ये हार्डली तरीके से लेकर आया था इसको। अजय राज ने स्वयं अपने पुत्र के पक्ष में क्या सिंहासन को त्याग दिया, खुद पुष्कर चला गया। इसने कहा लड़ाइयां कर ली, लुगाई के नाम के सिक्के चला दिए, खूब आनंद लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे अपने क्या भक्ति करेंगे, है ना। बापूजी ने 100 दिन बैंगन खाए, बाद में अपने पुत्रों को कहता ना इसमें कीड़े हैं, बैंगन नहीं खाने, ठीक है ना। कई होते हैं ऐसे व्यक्ति 50-55 साल की उम्र तक क्या है खूब नशा वशा करते हैं, उसके बाद क्या आध्यात्मिक हो जाते हैं और बाद में कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, करना भी नहीं चाहिए, और जितना हो सके इन चीजों से दूर रहा जाए। तो देख लीजिए कि अजय राज ने स्वयं अपने पुत्र के पक्ष में क्या कर लिया, सिंहासन को त्याग दिया था, सिंहासन को त्याग दिया। और जीवन के अंतिम दिन कहां पर बिताए थे? जीवन के अंतिम दिन पुष्कर में बिताए थे। और इनके बाद में जो राजा बनेगा, और वो राजा बनेगा कौन? अर्णोराज। कौन सा बनेगा? अर्णोराज की बात कर ली जाए तो अर्णोराज का कार्यकाल पढ़ेंगे अपने 1133 से लेकर 1155 तक। क्या पढ़ेंगे? 1133 से लेकर 1155 तक। देखिए अजयराज द्वितीय को जानक द्वारा पृथ्वीराज विजय, और पृथ्वीराज विजय में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय जाता है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीजें। अब बढ़ते हैं आगे अपने अर्णोराज। अर्णोराज को आनाजी के नाम से भी जाना जाता है। 1133 से लेकर 1133 से ये अपना थोड़ा सा कार्यकाल का संशय है इसके अंदर, ठीक है, ये अपने करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। देखिए अर्णोराज ने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया था। इसका निर्माण करवाया था, आना सागर झील का निर्माण करवाया था। ये जो आना सागर झील है इसका निर्माण कहते हैं अब उपद्रवी थे, उपद्रवियों के जो खून से लथपथ जो भूमि थी उसको साफ करने के लिए करवाया गया। अन्य क्या है तथ्य है, तो सीधी सी बात है पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए करवाया था। अलग अलग राइटर्स अपने अलग अलग मत देते हैं, तो सीधी सी बात है कि अर्णोराज ने आना सागर झील अजमेर के अंदर बनवाई थी। कहां बनवाई थी? आना सागर झील अजमेर के अंदर बनवाई थी, ठीक है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार आना सागर झील का निर्माण 1133 से 1137 ईस्वी के अंदर हुआ था। इंपॉर्टेंट है भाई। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने, बिजोलिया शिलालेख कहता है कि आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया। और काल जो है वो कौन सा है? 1133 से लेकर 1137, 4 साल का पीरियड लगा था इसको बनाने में। 1133 से 1137 बिजोलिया शिलालेख। लेकिन पृथ्वीराज रासो क्या कहता है? 1135 से 1137। तो आप 4th ग्रेड वाले कर्मचारियों, आपको तो इतना ही याद रखना है अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया। और आपको फैक्ट याद रखना है, आपको फैक्ट कौन सा याद रखना है? बिजोलिया शिलालेख वाला। कौन सा याद रखना है? बिजोलिया शिलालेख 1133 से लेकर 1137, 4 साल का पीरियड। 1133 में 4 प्लस कर देना, आपका प्रश्न सही हो जाएगा।
ये वाला कमी पूछेगा पृथ्वीराज रासो वाला, पूछ ले तो आपको क्या 33 में 2 यानी कि 35 से 37 कर देना। इसमें 4 साल का पीरियड बताया बिजुलिया शिलालेख में, इसमें 2 साल का पीरियड बताया। ये 34 से 37 है, ये 35 से 37 है, कोई बड़ी बात ही नहीं है, घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। चलो, आना सागर झील का निर्माण 1137, मोटा मोटी एक सन पूछे तो 1137, ठीक है। तो 1137 में जो तुर्क सेनाएं थी उनका नरसंहार किया गया। पूरी भूमि लाल हो चुकी थी ब्लड से, और उस खून को धोने के लिए क्या किया गया, आना सागर झील का निर्माण करवाया गया। अब आपको पूछे कि कौन सी नदी थी जिसका जल रोककर इस झील का निर्माण करवाया गया था, तो याद रखना उस नदी का नाम था चंद्रा नदी, और इसका एक अन्य नाम मिलता है, और वो कौन सा मिलता है, बांडी नदी भी बोल सकते हो आप, ठीक है जी। यह झील नाग पहाड़ और तारागढ़ के मध्य, इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बन सकता है। एक तो ये नदी वाला चंद्रा नदी का पानी रोक कर करवाया। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा, दूसरा प्रश्न है कि आना सागर झील का निर्माण आनाजी द्वारा या अर्णोराज द्वारा करवाया गया, और इस झील के दोनों तरफ कौन सी पहाड़ियां हैं, या ये झील किन दो भौगोलिक क्षेत्रों के मध्य है, भौगोलिक संरचनाओं के मध्य है। तो याद रखना, एक तो है इसमें नाग पहाड़ और एक है तारागढ़ चोटी, ठीक है जी। आगे बात समझ में, तो याद रखना नाग पहाड़ और तारागढ़ के मध्य है, नाग पहाड़ और तारागढ़ के मध्य है। चलो आगे चलते हैं। कहते हैं कि ये जो आना सागर झील है, इससे जहांगीर बड़ा प्रभावित हुआ था, और जहांगीर ने क्या है कि इस झील के किनारे एक बाग का निर्माण करवाया, और उस बाग को नाम दे दिया गया दौलत बाग। क्या नाम दे दिया गया, दौलत बाग। तो सीधी सी बात है, मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा आना सागर झील के किनारे दौलत बाग का निर्माण करवाया गया था। किसका निर्माण करवाया गया था, दौलत बाग का निर्माण करवाया गया। फिर क्या, भारत आजाद हुआ, और धीरे धीरे करते इन्होंने क्या कहा कि ये मुगलों द्वारा तो बनवाई गई चीजें हैं, अब क्या है कि अपना स्वतंत्र हो चुके हैं, गुलामी अब स्वीकार नहीं करेंगे अपने क्या है कि मानसिक रूप से गुलाम हो जाएंगे दौलत बाग पढ़ के, ये क्योंकि उनके नाम दिए गए हैं मुगलों के, तो अपने कुछ बढ़िया नाम रखते हैं। उन्होंने कहा सुभाष चंद्र बोस का नाम अच्छा है, सीधी सी बात है, सुभाष उद्यान कर दिया गया इसका नाम। क्या नाम कर दिया गया, सुभाष उद्यान कर दिया गया नाम उसका। क्या नाम कर दिया गया भाई, सुभाष उद्यान। तो दोनों प्रश्न याद रखना। दौलत बाग किसके द्वारा बनवाया गया था, जहांगीर द्वारा। कहां पर, आना सागर झील के किनारे। अच्छा, दौलत बाग का वर्तमान में नाम क्या है, सुभाष उद्यान। सुभाष उद्यान बोले, दौलत बाग बोले, एक ही बात है। तो एक लाइन में देख लेते हैं अपने, सुभाष उद्यान या फिर दौलत बाग, एक ही बात है। सुभाष उद्यान बोल दो, दौलत बाग बोल दो, आपको तो इतना याद रखना है, आना सागर झील के किनारे जहांगीर। आई बात समझ में, आई क्या। चलो बढ़ते हैं आगे। सुभाष उद्यान में क्या है कि नूरजहां की मां थी जिसका नाम था अस्मत बेगम। नूरजहां की मां कौन थी, अस्मत बेगम। अस्मत बेगम के पास ना एक बहुत अच्छी क्वालिटी ये थी, उसके पास एक ऐसी टेक्निक थी कि वो इत्र बनाती थी गुलाब का। क्या करती थी, इत्र बनाती थी। और ये जो इत्र की जो विधि है उसका आविष्कार है ना, वो सुभाष उद्यान में किया था। जहांगीर ने तो क्या कर दिया, सुभाष उद्यान यानी कि आपका दौलत बाग बनवा दिया। अब नूरजहां की मां अस्मत बेगम थी। नूरजहां की मां कौन थी, अस्मत बेगम। तो अस्मत बेगम द्वारा गुलाब से क्या है, इत्र बनाने का जो टेक्निक है, या मैं बोलूं विधि जो है, वो अस्मत बेगम की देन है। प्रश्न आ सकता है कि किसके द्वारा इत्र बनाने की, गुलाब से इत्र बनाने की जो विधि है उसको आविष्कृत किया गया था, आविष्कार किया था उसका, तो वो
कौन थी? अस्मत बेगम थी। कौन थी? अस्मत बेगम थी। और अस्मत बेगम ने ये जो कार्य किया था राजस्थान से संबंधित, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सुभाष उद्यान के अंदर कार्य किया था, दौलत बाग के अंदर कार्य किया था। किसमें किया था? दौलत बाग। अस्मत बेगम, गुलाब से इत्र, दौलत बाग, सुभाष उद्यान, जहांगीर। किस किनारे? आना सागर झील। शाहजहां, अब भाई साहब मुगल आना सागर झील के पीछे हाथ धो के पड़ गए थे। उन्होंने कहा भाई साहब आनंद आता है उधर से जब ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, सिल्ली सिल्ली आंधी है हवा, है ना, तो वो ठंडी ठंडी हवा जब चलती है ना, तो उन्होंने कहा आनंद लेंगे, अपने अलग अलग चीजें बनवाते हैं। शाहजहां ने कहा जहांगीर तो क्या बनवा गया? जहांगीर तो बनवा गया क्या बनवा गया? दौलत बाग जिसे सुभाष उद्यान। और उनकी जो एक लुगाई आई उनके परिवार में से, उसने क्या कर दिया? इत्र बनाने की विधि दे दी। कहां पर? उसी सुभाष उद्यान या दौलत बाग के अंदर, आना सागर झील के किनारे। अब शाहजहां एक दिन क्या चक्कर में पड़ गया, उसने कहा भाई साहब हमारा नाम भी तो गिना जाए कहीं। तो शाहजहां ने क्या किया? शाहजहां ने आना सागर झील के किनारे क्या है, संगमरमर मंगा लिया, मार्बल मंगवा लिया, और मार्बल की क्या बनवा दी उसने? 5-12 दरियां बनवा दी। क्या बनवा दी? 5-12 दरियां। इंपॉर्टेंट है, तो सीधी सी बात है, मार्बल की 5-12 दरियां किसने बनवाई थी? मार्बल की 5-12 दरियां किसने बनवाई थी? मार्बल की 5-12 दरियां शाहजहां ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाई थी। आना सागर झील के किनारे सुभाष उद्यान, दौलत बाग किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? जहांगीर ने बनवाया था। इत्र बनाने की विधि किसने दी थी? अस्मत बेगम ने दी थी। अस्मत बेगम ने दी थी। शाहजहां बड़ा ही क्या है, दुखी हो गया कि मैं भी कुछ करवाऊं, तो इसने कहा अपने बड़ा करते हैं कुछ। 5-12 दरियां बनवा दी इसने। क्या कर दी? 5-12 दरियां बनवा दी इसने। और कहा? वहीं सांबर झील के किनारे। ठीक है, अब मुगलों से संबंधित जो फैक्ट थे वो हो गए अपने पास पूरे। अब देखते हैं अर्णोराज पे वापिस आ जाते हैं। देखो अर्णोराज ने तो काम किया झील बनाने का, मुगलों को 20-25 साल ये चक्रों में डाले रखा इसने, कभी कुछ बनवा रहे हैं, कभी कुछ बनवा रहे हैं। देखो अपने राजस्थान वाले कुछ भी कर सकते हैं भाई साहब। चलती है ना वो रील की राजस्थान है प्रधान, यहाँ आंधी चलती है कई बार। ठीक है जी। अर्णोराज शैव धर्म का अनुयायी था। इसके पिता भी शैव धर्म, ये भी शैव धर्म। शैव धर्म का अनुयायी होने के कारण ये क्या है कि पुष्कर के अंदर इसके पिता ने क्या किया था, वहीं दह त्यागी थी। शैव धर्म के वो अनुयायी थे, उन्होंने कहा पिताजी की याद में कुछ तो बनवाए यार, कुछ तो बनवाए। उन्होंने मुझे राजपाट पूरा का पूरा दे दिया, कुछ तो बनवाए अपने। तो इसके दिमाग में आया कि अपने क्या करते हैं, विष्णु का मंदिर बनवाते हैं। क्या करते हैं? विष्णु का। आपको पता है वराह शब्द आ जाए, हमने पढ़ा था कल मेहर भोज के बारे में, आदि वराह प्रभास पाटन। ठीक है, तो याद रखना वराह शब्द जहां भी आए तो आप समझ लेना विष्णु की बात हो रही है। इसकी बात हो रही है, विष्णु की बात हो रही है। तो इसने क्या किया कि विष्णु के वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। इसका निर्माण करवाया विष्णु के वराह मंदिर का। तो याद रखना विष्णु वराह, आपको पूछ सकता है कि पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वराह मंदिर का निर्माण अजयराज के पुत्र अर्णोराज ने करवाया था, जिसने आना सागर झील चंद्रा नदी का पानी रोकर करवाया था, है ना, जो नाग पहाड़ व किसके मध्य, तारागढ़ के मध्य स्थित है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देख लीजिए अर्णोराज के दरबार में 2 दरबारी कवि थे। इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा प्रश्न आएगा। देवबोध यानी कि देवबोध और धर्मघोष किसके दरबार में थे? इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ प्रश्न है। देवबोध और धर्मघोष किसके दरबार में थे? तो याद रखना देवबोध और धर्मघोष जो है वो किसके दरबार में थे? अर्णोराज के दरबार में थे। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना देवबोध धर्मघोष किसके दरबार में थे? किसके दरबार में थे? अर्णोराज के दरबार में थे। देवबोध धर्मघोष किसके दरबार में थे? अर्णोराज के दरबार में थे। अब बात कर लेते हैं चालुक्यों की। अच्छा, 700 चालुक्यों को मौत के घाट किसने उतारा था? पृथ्वीराज प्रथम। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए चालुक्यों की फिर से बात कर लेते हैं। देखिए चालुक्य राजा सिद्धराज, इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्णोराज के समकालीन एक चालुक्य राजा हुआ था और उस चालुक्य राजा का नाम था सिद्धराज। इसी सिद्धराज को जय सिंह के नाम से जाना जाता है। इसी सिद्धराज को क्या नाम दिया गया? जय सिंह नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? जय सिंह नाम दिया गया था। याद रखना इसी सिद्धराज को क्या नाम दिया गया था? जय सिंह नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था?
जय सिंह नाम दिया गया था। और इस जय सिंह जो है वो अर्णोराज का समकालीन शासक था, चालुक्य राजा। तो पूछ सकता है कि जय सिंह के समकालीन चालुक्य राजा कौन सा था? तो अपने अर्णोराज के समकालीन चालुक्य राजा कौन सा था? जय सिंह था। जय सिंह को क्या बोला जाता है? जय सिंह को बोला जाता है सिद्धराज। सिद्धराज से राज्य की सीमा को लेकर, आप पता है गुजरात और राजस्थान की सटी हुई सीमाएं है, उस सीमा को लेकर, सीमा इधर नहीं है, ठीक है, कहीं आप पाकिस्तान पहुंच जाओ, सीमा को लेकर यानी कि बाउंड्री को लेकर, गुजरात और राजस्थान की बाउंड्री को लेकर क्या है? विवाद हो गया। किनके मध्य? अजय अपने अर्णोराज और जय सिंह के मध्य विवाद हो गया। जय सिंह के मध्य और अर्णोराज के मध्य जब विवाद हुआ तो इस विवाद के अंदर क्या है? विजयी कौन होता है? अर्णोराज हो जाता है। अब कहते हैं कि पहले वाले समय में जब भी कोई युद्ध होता, जो हार जाता, या तो वो हार स्वीकार करके क्या है कि युद्ध मैदान में लड़ लेता, दूसरा ऑप्शन उसके पास ये बचता था कि वो अधीनता स्वीकार कर ले, हार मान ले, हाथ खड़े कर दे कि भाई मैं तेरी काली का, ठीक है, अब बता क्या करना है। तो ऐसा जब कहा तो अर्णोराज ने कहा कि मैं आपकी जो लड़की है उससे क्या है, विवाह करना चाहता हूं। तो उसने कहा ठीक है भाई, बड़ा राजा है, छोरी सुखी रहेगी, कोई नहीं, कर देंगे। बरात बरूत गई, शादी होगी, और उस पुत्री का नाम क्या था? जय सिंह की पुत्री का नाम था कांचन देवी। क्या नाम था? कांचन देवी से विवाह किसका हो गया? कांचन देवी से विवाह हो गया किसका? किसका हो गया भाई? अर्णोराज का, ठीक है। तो कांचन देवी किसकी पुत्री थी? जय सिंह सिद्धराज की पुत्री थी। चालुक्य राजा था कौन? चालुक्य राजा कौन था? चालुक्य राजा था कौन? चालुक्य राजा जय सिंह या सिद्धराज, जिसकी पुत्री थी कांचन देवी। कांचन देवी का विवाह अर्णोराज से, क्योंकि सीमा को लेकर विवाद हुआ था, और उस विवाद के अंदर कौन जीत गया? अपने अर्णोराज जीत गया। और अर्णोराज ने विवाह किसके साथ कर लिया? कांचन देवी के साथ कर लिया। चालुक्य रानी थी। कौन थी? चालुक्य रानी थी। बढ़िया विवाह जीवन चल रहा था, ठीक है। और उसके बाद में क्या है कि एक दिन दोनों चौपड़ पासे खेले। चौपड़ पासे समझ गए आप? चौपड़ पासे समझ गए? यानी कि पुराने समय के अंदर जो राजा महाराजा है वो चौपड़ पासे खेलते थे अपनी रानियों के साथ में। तो मनोरंजन के साधन थे, वो खेल के रूप में खेल रहे थे। तो विवादा शब्द उसने क्या कर दिया? कुछ टिप्पणियां कर दी। और टिप्पणियों में क्या कह दिया उसने कि देखो, हम बाउंड्री को लेकर लड़े थे, और जैसा मैंने कहा वैसा आपके पिताजी ने किया, एक बॉल पर आपको मेरे सुपुर्द कर दिया। और वो क्या है, हर्ट कर गई इस चीज को कि देखो, इतने बेबस थे हम कि ये जो विवाह हुआ है, ये बेबसी में हुआ है। मेरा पिता कभी भी यहां विवाह नहीं करता, क्योंकि मेरे पिताजी क्या है, हार चुके थे। ये बात क्या है कि सुबह उठते ही क्या है, हाथों हाथ क्या है, अपना सफारी वाला बैग पैक किया और अर्णोराज को कहा ऐसे करो, स्कॉर्पियो निकलवाओ। उसने कहा कहां जा रहे हो? तो उसने कहा पियर जाके आ रही हूं। तो अर्णोराज भी खुश हुआ, क्या कोई नहीं, कई दिन ब्याह दी जावे, ठीक है। तो वो चली गई कहां? पियर। अब उसको क्या पता कि कांड कुछ और हो रहा है। उसने क्या है कि उस समय का जो चालुक्य राजा था कुमारपाल, उसी के वंशज में था आगे। कुमारपाल को कहा जाकर, देखो आप अपनी बहन बेटियों को विवाह करके वहां भेज रहे हो और इतने ताने सहने पड़ते हैं हमें, क्या कर रहे हो? हाथ में चूड़ियां पहन रखी है क्या? यानी कि उसका खून खोल उठा। उसको कहा या तो वो नहीं या मैं नहीं। तो कांचन देवी ने कहा कि पिछले 2-3 बार से यही हो रहा है, हम ही नहीं है वो तो होते हैं, ठीक है। तो इसने कहा अब की बार नहीं दीदी, अब की बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, है ना, सीज फायर का उल्लंघन करके रहेंगे, अब सीज फायर नहीं करेंगे अपने, है ना। तो देखो कुमारपाल ने क्या है, कुमारपाल क्या अटैक करने के लिए आ जाता है। आबू के निकट इनके मध्य क्या होता है, दोनों के मध्य युद्ध होता है। इस बार क्या परिणाम अलग हुए, और परिणाम अलग ऐसे हुए कि हार की कगार पर कौन आ खड़ा? अर्णोराज आ खड़ा। कौन आ खड़ा? अर्णोराज आ खड़ा। और अर्णोराज ने कहा मैं तेरी काली का, अब बता मुझे क्या करना है। इसने कहा कि हमारी एक पुत्री बहन का विवाह आपके साथ किया गया था, तो आप ऐसे कीजिए कि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। क्या कर दो? आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दीजिए।
अपना क्या हो जाएगा, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। तो याद रखना अर्णोराज की जो पुत्री थी जिसका नाम क्या था, जलहण, जलहण का विवाह किसके साथ कर दिया गया, कुमारपाल के साथ कर दिया गया। कांचन देवी तो किसकी पुत्री थी, जयसिंह की पुत्री, जिसका विवाह किसके साथ कर दिया, अर्णोराज के साथ में। अर्णोराज की पुत्री जलहण, जलहण का विवाह किसके साथ कर दिया गया, कुमारपाल के साथ में कर दिया गया। अब कमेंट में बॉक्स में बताइए आप कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, बताओ। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। देखिए अर्णोराज का एक बड़ा पुत्र था जिसका नाम था जगदेव। क्या नाम था, जगदेव। कहते हैं कि जगदेव क्या है कि बड़ा ये ऋषिला आदमी था और वो क्या आने वाले समय के अंदर गद्दी को हड़पना चाहता था, लेकिन वो उस गद्दी के लायक नहीं था, एलिजिबल नहीं था उस गद्दी के। और उसने क्या किया कि अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। किसने, जगदेव ने। जगदेव ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया और आगे का शासक बन गया। कौन, जगदेव बन गया। और इस बात का पता चलता है इनके अन्य 3 भाइयों को। जगदेव के 3 भाई और थे, उनको पता चला। इनको पता चला, उनको पता चला। जब इनको पता चला तो इन्होंने कार्रवाई करनी चाहिए आगे। तो याद रखना कि जगदेव जो था वो अजमेर का एक चौहान राजा था जिसने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। इसी कारण चौहानों का पितृहंता किसे कहा जाता है, जगदेव को। उसी प्रकार कल हमने पढ़ा था ना कि प्रतिहारों का पितृहंता कौन था। तो प्रतिहारों का पितृहंता कौन था, प्रतिहारों का पितृहंता कौन था, मिहिर भोज था, जो अपने पिता राजदेव या रामदेव को क्या है, मौत के घाट उतार देता है। ठीक है ना। तो चौहानों का पितृहंता कौन हो गया, जगदेव हो गया। देखिए अर्णोराज के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे। और जिनमें सबसे शक्तिशाली पुत्र हुआ था उसका नाम था विग्रहराज, जिसने अपने अन्य 4 भाइयों को अपदस्थ कर दिया था गद्दी से। और आगे जो जगदेव के बाद में जो गद्दी पर बैठेगा वो बैठेगा बिसल देव या विग्रहराज चतुर्थ। कौन बैठेगा, बिसल देव या विग्रहराज चतुर्थ बैठेगा। अब विग्रहराज चतुर्थ के बारे में अपने चर्चा करेंगे। ठीक है ना। कितनी हुई क्लास, ठीक है जी। चलो भाई ये लंबी खिंच रही है क्लास। आगे जो अपने करेंगे ये पूरा का पूरा चौहान शासक, चौहान राज कर देंगे अपने आगे पूरा का पूरा। और आगे वाली क्लास के अंदर अजमेर के चौहान क्लियर हो जाएंगे। बने रहिए अपने YouTube चैनल के साथ में, इस एकेडमी के साथ में। आपके लिए ये पूरा समर्पण कर रही है और आप भी थोड़ा बहुत अपना दिखाइए और आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और पढ़ाई में मन लगाए रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।